नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचारों में। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री ने कटवा और जंगीपुर की जनसभाओं में ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, बंगाल को भयमुक्त करेगी भाजपा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। वहीं ममता बनर्जी ने भी झोंकी ताकत। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। ममता सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी से हुई पूछताछ। मॉरिशस की सफल यात्रा के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई दौरे पर। अपने समकक्ष के साथ करेंगे तमाम अहम मुद्दों पर वार्ता। ईरान अमेरिका के बीच आज से शांति वार्ता। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच होगी बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका हर हाल में खोलेगा होर्मुज का रास्ता। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पूर्व चैंपियन थाईलैंड के कुनलावत विदित्सन पर चला भारत के आयुष का वार। 3 गेम की जंग में टॉप सीड कुनलावत हुए ढेर। फाइनल में अब युवा आयुष की गोल्ड पर नजर। और शुरुआत करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन की अपनी दूसरी जनसभा में भाजपा के घोषणा पत्र का जिक्र किया, जिसमें नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के वायदे के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस के सिंडिकेट पर तीखा प्रहार किया और कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर भ्रष्टाचार के सभी मामलों को उजागर किया जाएगा। जनता का हक खाएगा, उसके लिए रेड कारपेट नहीं बिछेगा, उसके लिए जेल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। साथियों, राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। भाजपा का संकल्प है बंगाल में यूसीसी लागू कर तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। अब बंगाल फैसला कर चुका है, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान और अपने भविष्य के लिए अब बंगाल आशोल परिवर्तन करके रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बंगाल में डर का नहीं, अवसर का युग आएगा। उन्होंने कहा कि अब बंगाल में महिला डरेगी नहीं, विकास की नई गाथा लिखेगी। बंगाल की बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार, ये सब भाइयों बहनों, संदेश खाली हो या आरजी कर, निर्मम सरकार किस तरह बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़ी थी, ये बंगाल भूला नहीं है। इसलिए बंगाल की जनता ने तय किया है, अब भय का अंत होगा, अब भय का अंत होगा, विश्वास का उदय होगा। अब तय है बंगाल की महाविजय, अब तय है
बंगाल की महाविजय भयर अंतो विश्वासेर उदय এই বার নিশ্চিত বাংলার মহাবিজয়। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है। भाजपा बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगी। टीएमसी के 15 साल के राज में राज्य में फैले भय का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि ये चुनाव इसी भय को मिटाने का चुनाव है। बीजेपी सरकार में ऐसे हर अपराधों को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई होगी। साथियों, टीएमसी के 15 साल के राज ने बंगाल के हर नागरिक, हर परिवार को सिर्फ और सिर्फ भयभीत रखा है, भय दिया है। ये चुनाव इसी भय को मिटाने का चुनाव है। टीएमसी के भय से मुक्त और बीजेपी के भरोसे से युक्त बंगाल हमें बना के रहना है। पीएम ने टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र की जन कल्याण परियोजनाओं का लाभ बंगाल की जनता तक नहीं पहुंचने दिया। टीएमसी सरकार ने यहां केंद्र की कितनी ही योजनाओं पर ब्रेक लगा रखा है। यहां बीजेपी सरकार बनते ही केंद्र सरकार के हर स्कीम का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसलिए मैं आज गारंटी देता हूं, 4 मई के बाद जब यहां बीजेपी का सीएम शपथ लेगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, तो पहली कैबिनेट बैठक में ही पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। बर्धमान सहित पूरे बंगाल के लाखों परिवारों को मुफ्त इलाज मिलेगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में विशाल जनसमूह उमड़ा। पीएम के अभिनंदन के लिए हेलीपैड के आसपास भी हजारों लोग मौजूद थे। पीएम ने कहा कि इस अद्भुत दृश्य से बंगाल का मिजाज समझा जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बंगाल का मिजाज क्या है। अभी तो 11 साढ़े 11 बजे और मेरी ये आज के दिन की पहली सभा सिर्फ हेलीपैड पर ही हजारों लोग, नौजवान, माताएं, बहनें, ये दृश्य अद्भुत दृश्य है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि भाजपा बंगाल से ममता की सिंडिकेट को समाप्त कर देगा। उन्होंने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में विकास कार्यों के लिए लोगों को सिंडिकेट को कट मनी देना पड़ता था और सीमेंट, पंखा, ईंट, बालू हर सामान के लिए सिंडिकेट बीच में आता है। सिंडिकेट बंगाल की जनता का खून चूसने का काम कर रहा है। क्या स्थिति बनाकर रखी है ममता दीदी ने। सीमेंट लेना है, सिंडिकेट को कट मनी देना है। पंखा लेना है, सिंडिकेट बीच में आती है। ईंटा लेना है, सिंडिकेट बीच में आता है। बालू लेना है, सिंडिकेट आना है। सिंडिकेट बंगाल की जनता का खून चूसने का ममता और भतीजे का शासन बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों की हालत पर चिंता जताते हुए ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज का भाव 20 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक होना चाहिए, लेकिन उन्हें मुश्किल से 2 रुपए ही मिलते हैं। अमित शाह ने कहा कि ये सब ममता दीदी के अहंकार के कारण हो रहा है। किसानों को अपनी उपज का दाम नहीं मिलता। यहां के आलू किसान
20 रुपया किलो से ज्यादा रेट से आलू जाना चाहिए, 2 रुपया भी नहीं मिलता। कि हमारा आलू हम झारखंड ओडिशा नहीं भेजेंगे, इसके कारण पूरे बंगाल के आलू किसान आज परेशान है। भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, विष्णुपुर वालों को भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही उसी दिन बंगाल का आलू ओडिशा, झारखंड और पूरे भारत में जाएगा। पश्चिम बंगाल के छतना विधानसभा क्षेत्र में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर कड़ी आलोचना की। अमित शाह ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई बलात्कार और हत्या की घटना का हवाला देते हुए कहा कि आरजीकर की घटना ने पूरी दुनिया में बंगाल को शर्मसार किया। वर्षों तक संदेश खाली में टीएमसी के गुंडे महिलाओं का शोषण करते रहे, ये घुसपैठिए महिलाओं का शोषण करते रहे, लेकिन ममता बनर्जी आंख मूंद कर बैठी रही। केंद्रीय गृह मंत्री ममता बनर्जी जी, आप महिला मुख्यमंत्री हो, फिर भी आरजी कर, संदेश खाली, न जाने कितनी महिलाओं पर अत्याचार हुआ। ये ममता बनर्जी कहती है कि 7 बजे के बाद महिलाओं को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। माताओं बहनों, भाजपा की सरकार बना दो, रात को 1 बजे भी बच्ची सुरक्षित रहेगी, कोई उंगली उठाकर देख नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अमित शाह ने कहा कि शिक्षक भर्ती घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर निगम भर्ती घोटाला, गाय तस्करी का धंधा और पीएम आवास घोटाला, ये सब ममता बनर्जी ने करवाया है। उन्होंने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि अब एक जांच आयोग बनाकर इन भ्रष्टाचारियों से बंगाल की जनता की पाई पाई वसूलने का काम भाजपा करेगी। केस फॉर क्वेरी घोटाला किसने किया? शिक्षक भर्ती घोटाला किसने किया? नगर निगम भर्ती घोटाला किसने किया? गाय तस्करी का धंधा किसने किया? पीएम आवास घोटाला किसने किया? और ममता दीदी, आपके नेता ये न मान ले कि हम बंगाल के गरीबों का पैसा खा गए, अब कुछ नहीं होगा। मैं बता देता हूं, एक जांच आयोग बनाकर ये भ्रष्टाचारियों से बंगाल की जनता की पाई पाई वसूलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तमिलनाडु में ऊटी में प्रचार के लिए आए बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने डीडी न्यूज से खास बात की। उन्होंने कहा कि जनता का रुझान स्पष्ट रूप से डीएमके के खिलाफ और एनडीए के पक्ष में है। अन्नामलाई ने और क्या कुछ कहा, आइए देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अन्नामलाई जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, आप तमिलनाडु में अब प्रचार करना आपने शुरू किया है, कल से क्या मूड देख रहे हैं जनता का यहाँ पर? जी, मूड बहुत अच्छा है। कल मैं 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार किया जी, पूरा कोंगू बेल्ट में। ग्राउंड लेवल में एक अच्छा मूड बनाया। वो मूड डीएमके का विरोध है। पिछले 5 साल में डीएमके का गवर्नमेंट जनता, तमिलनाडु का जनता देख लिया। इधर लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, बहुत गंदा है, डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स बहुत बुरा है। सो जनता का मन में बहुत क्लियर एजेंडा ई इलेक्शन में है। हमारा को एनडीए चाहिए, एआईएडीएम के लीडरशिप में एनडीए चाहिए, एडप्पाडी पळनिसामी जी तमिलनाडु का सीएम चाहिए। वो मूड ग्राउंड में बहुत क्लियर में दिख रहा हूँ जी। डीएमके लगातार पुराने मुद्दों को देख रहे हैं कि हिंदी को एक मुद्दा बना रहा है या फिर आपका और एआईडीएमके के गठबंधन को एक मुद्दा बना रहा है। ये कह रहा है कि कंट्रोल जो है वो दिल्ली से होगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे चुनाव में? हिंदी एक लैंग्वेज है। मैं आपके पास मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। मेरा हिंदी थोड़ा सा डिसेंट हिंदी है। मैं लास्ट 2-3 ईयर्स में मेरा को हिंदी चाहिए था, मैं थोड़ा सा सीख लिया। मैं आपका हिंदी में उत्तर दे रहा हूँ। सो क्यों आदमी का क्या लैंग्वेज चाहिए, वो लैंग्वेज का तमिलनाडु में फ्रीडम है।
आपका कन्नड़ा चाहिए, कन्नड़ा में आप बात करें, आपका तेलुगु चाहिए, तेलुगु में बात करें जी, आपका हिंदी चाहिए, हिंदी में बात करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में थर्ड लैंग्वेज ऑप्शनल है। डीएमके इज सेइंग एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। हु इज कंट्रोलिंग फ्रॉम दिल्ली? नोबडी कंट्रोल्स फ्रॉम दिल्ली। ADMK is an independent party. It's a party of free choice. It's a party of individual leadership. They can decide how they want to do the governance. We will win with historic margin and historic numbers. तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अन्नामलाई। कैमरा पर्सन ललित के साथ निशांत राय, OT। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए समाचार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। तृणमूल सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी के आवास पर आज ईडी की टीम पहुंची, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई। प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में 23 जुलाई 2022 को पार्थ चैटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मामले में पार्थ 3 साल तक जेल में भी रहे। हाल ही में स्कूल सर्विस कमीशन की भर्ती घोटाला मामले में उन्हें फिर से तलब किया गया। वे पेशी से बचते रहे, जिसके कारण पूछताछ के लिए ईडी पार्थ के घर पहुंची। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि पार्थ चैटर्जी को कई बार पूछताछ के लिए सम्मन भेजे गए, लेकिन उन्होंने बीमारी का हवाला देकर पेश होने से परहेज किया। बार बार सम्मन के बावजूद सहयोग न मिलने के कारण ईडी ने सीधे उनके घर पहुंचकर पूछताछ करने का फैसला किया। ईडी का सम्मन मिलने के बाद एक और तृणमूल नेता और दमकल मंत्री सुजीत बोस अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। नगर निगम भर्ती घोटाले के मामले में ईडी ने सुजीत बोस को तलब किया था। कई बार सम्मन भेजे जाने के बावजूद वे पेश नहीं हुए। उनके बेटे समुद्र बोस वकील के साथ सॉल्ट लेक स्थित ईडी के दफ्तर सीजीओ कॉम्प्लेक्स में दस्तावेज जमा करने के लिए पहुंचे। हालांकि इससे मंत्री की पेशी के नोटिस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज भाजपा मुख्यालय में महान समाज सुधारक श्रद्धेय महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जन्म जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर नितिन नवीन ने ज्योतिबा फुले जी को स्मरण करते हुए कहा कि उनका योगदान हमेशा देश को याद रहेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा उनकी परिकल्पना को साकार करने में कामयाब हुए हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती पर हम सब ने आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। जिस प्रकार से सती प्रथा से लेकर महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा तक जिस प्रकार से समाज सुधार में उन्होंने अपनी जो भूमिका निभाई, निश्चित रूप से आज भी देश उनको स्मरण करता है। हम मानते हैं कि ज्योतिराव फुले जी के आदर्शों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को हमेशा सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा देने में सफलता पाई है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण ईरान में फंसे भारतीय मछुआरों को सुरक्षित आर्मेनिया के रास्ते भारत लाया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी देते हुए कहा कि ईरान से आर्मेनिया के रास्ते भारत तक 312 और भारतीय मछुआरों को सुरक्षित रूप से निकाला गया। आर्मेनिया सरकार और मेरे मित्र अरारत मिर्जोयान को धन्यवाद, जिन्होंने इसे संभव बनाया। रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन हो रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। ये कृषि महोत्सव 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें किसानों को नई तकनीक, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि यंत्रों की उपयोगी जानकारियां मिलेंगी। यहां विभिन्न प्रदर्शनी, विशेषज्ञों की सलाह और सफल किसानों के अनुभव भी उपलब्ध रहेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। हमारी सरकार ने किसानों के लिए योजनाएं तो बनाई हैं, साथ ही साथ खेती से जुड़े हुए
अन्य चीजों पर भी ध्यान दिया है हमारी केंद्र की सरकार ने। जैसे हमने गांव-गांव में सड़कें बनाई हैं, बिजली पहुंचाई है, पानी का प्रबंधन किया है, हर घर तक नल पहुंचाया है, नल के माध्यम से जल पहुंचाया है। किसान को अगर अपनी उपज बेचने के लिए बाजार तक पहुंचना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए अच्छी सड़क चाहिए। पहले कई जगहों पर कच्चे रास्ते थे, जहां ट्रक नहीं आ पाते थे। अब सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके गांवों को शहरों से जोड़ा है। हमने देश भर की मंडियों को ऑनलाइन किया है ताकि किसान एक जगह पर बैठकर देश में कहीं भी जहां भी अपनी उपज को बेचना चाहता है, घर बैठे बैठे अपनी उपज को बेच सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्नत कृषि महोत्सव की तारीफ करते हुए इसे किसानों की नई पाठशाला बताया। आज रायसेन की इस पवित्र धरा पर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और किसान का महासंगम हो रहा है। आपको ये पाठशाला है पढ़ाने की। वैसे तो किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी होता है, लेकिन आधुनिक तकनीकी, आधुनिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक अनुसंधान, आधुनिक कृषि पद्धतियां, इन सबको आज आपको देखने का, समझने का, सोचने का, सीखने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के योगदान की तारीफ करते हुए उन्हें भारत का मान बढ़ाने वाला करार दिया। किसान के माध्यम से भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है। अब खाद्यान्न उत्पादन में भी देश दोगुना निर्यात कर रहा है। ये भारत सरकार का कमाल है। अकेला रायसेन 47 देशों में बासमती चावल का निर्यात कर रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज मुंबई स्थित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम परिसर का दौरा किया, जहां उन्होंने मीडिया एवं फिल्म क्षेत्र के प्रमुख संस्थानों के साथ कई बैठकें की और समीक्षा सत्र में हिस्सा लिया। चंचल कुमार ने एनएफडीसी परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय का दौरा किया, जो भारत की समृद्ध सिनेमाई विरासत को प्रदर्शित करता है। अधिकारियों ने उन्हें संग्रहालय के विकास के बारे में जानकारी दी, जिसमें वेव्स 2025 जैसी वैश्विक मीडिया पहलों में भारत की भागीदारी से प्राप्त तत्व भी शामिल थे। चंचल कुमार ने एनएफडीसी परिसर में आईआईसीटी सुविधाओं का भी दौरा किया, जहां उन्होंने कई मंजिलों में फैले बुनियादी ढांचे की समीक्षा की और कंटेंट क्रिएशन लैब और इस क्षेत्र में तकनीकी प्रगति पर एक विस्तृत प्रस्तुति में भाग लिया। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है। इस नई नीति का फोकस साफ है: ईवी को तेजी से बढ़ाना, चार्जिंग नेटवर्क मजबूत करना और पेट्रोल डीजल वाहनों पर निर्भरता घटाना। ईवी खरीदने पर सरकार सीधे खाते में सब्सिडी देगी। दोपहिया पर 30,000 तक, ई ऑटो पर 50,000 तक और छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक पर 1 लाख तक का फायदा मिलेगा। पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर भी बोनस मिलेगा। साथ ही दिल्ली में ईवी खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह से माफ होगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हर डीलरशिप पर चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य होगा और बैटरी स्वैपिंग सिस्टम को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नीति के तहत बड़े बदलाव भी तय हैं। 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर रजिस्टर होंगे। सरकारी गाड़ियां, बसें और डिलीवरी फ्लीट भी तेजी से ईवी में शिफ्ट होंगे। दिल्ली की ये नई नीति राजधानी को प्रदूषण मुक्त और पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में ले जाने की बड़ी पहल मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में समुद्री खाद्य निर्यातकों की बैठक 2026 की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति तैयार की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत मूल्य वर्धित समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ाएगा और EEZ तथा खुले समुद्र से समुद्री क्षमता का उपयोग करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के समुद्री खाद्य निर्यात ने एक नया मील का पत्थर पार कर लिया है, जो पिछले साल के 62,000 करोड़ से
बढ़कर इस साल लगभग 68,000 करोड़ हो गया है, जो लगभग 6,000 करोड़ की शुद्ध वृद्धि को दर्शाता है। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग ने नई दिल्ली के अंबेडकर भवन में सी फूड एक्सपोर्टर्स मीट 2026 का आयोजन किया। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें लगभग 7,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि हमारे सामने बीच में एक यूएस के टैरिफ की चुनौती भी थी। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए विश्व के कई देशों में हमारे सी फूड एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको लगातार बढ़ा रहे हैं। उसको और कितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर हम लोग 1 लाख करोड़ सी फूड एक्सपोर्ट के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। भारतीय सेना के वीर कर्नल सेवानिवृत्त सोनम वांगचुक के निधन पर देश शोक में डूबा है। करगिल युद्ध के बटालिक सेक्टर में अदम्य साहस दिखाने वाले वांगचुक महावीर चक्र से सम्मानित थे। उनका जीवन साहस, नेतृत्व और देशभक्ति की मिसाल रहा, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। आइए नमन करते हैं इस वीर योद्धा को। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। भारतीय सेना के वीर योद्धा कर्नल सेवानिवृत्त सोनम वांगचुक के निधन पर देश भर में शोक संदेशों का सिलसिला जारी है। लोग मां भारती के उस महान सपूत को नमन कर रहे हैं जिसने 1999 के करगिल युद्ध में देश की तरफ से लड़ते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया था। महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल सोनम वांगचुक को एक समर्पित अधिकारी और लद्दाख के सपूत के तौर पर याद किया जाता है। दरअसल ऑपरेशन विजय के दौरान बटालिक सेक्टर में उनका शौर्य अविस्मरणीय रहा था। वो 30 मई 1999 को लद्दाख स्काउट्स की सिंधु शाखा की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। इस टुकड़ी को लगभग 5,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमनदी क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर रिज लाइन पर कब्जा करने का कार्य सौंपा गया था। यह दुश्मन को इस क्षेत्र पर कब्जा करने से रोकने के लिए आवश्यक था। उन्होंने साहसिक कार्रवाई में दुश्मन के ठिकाने पर धावा बोला और कई शत्रु सैनिकों को ढेर कर दिया। इस असाधारण वीरतापूर्ण कार्य के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनका कारनामा बाद में कितने ही जवानों के लिए बहादुरी की प्रेरणा बना। उनका जन्म 11 मई 1964 को लेह के पास खक्सल में हुआ। सोनम वांगचुक ने अपनी शिक्षा दीक्षा हिमाचल और दिल्ली में पूरी की। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में प्रशिक्षण के बाद वो असम रेजिमेंट की 4थी बटालियन में शामिल हुए। नॉर्थ ईस्ट में तैनाती के अलावा उन्होंने श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षक बल में भी सेवाएं दी। बाद में वो लद्दाख स्काउट्स की सिंधु शाखा का हिस्सा बने। वहां भी उन्होंने बेमिसाल शौर्य का प्रदर्शन किया। अपने पूरे सैन्य सेवा काल में वो साहस, सेवा और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण का प्रतीक बने रहे। उनकी वीरता, दृढ़ नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता देश सेवा की हमारी सेना के महान परंपरा का बेहतरीन उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।